अब बस सबको पीटेंगे, अब उतर जाएंगे नीचे, तरता तरता मारेंगे अभी। हेलो हेलो, अब आवाज जा रहा है जी? चलो देखो, इसी में हल्ला मत किया करो, ठीक है? हाइब्रिड क्लास चल रहा है, तुम सबको इतना दिमाग होना चाहिए कि पढ़ा रहा हूँ डिस्टर्ब कर दे रहे हो। चालू करना भूल ही गए थे, मैं क्यों है वहाँ पे उसको पढ़ा रहे तभी से यहाँ पे किसमें सुना रहे थे? जैसे मोबाइल वो लेता तो खाली भर लेके चालू करके देख नहीं रहा, बरबरा रहा तभी से। चलो चुपचाप देखो, ठीक है? अभी को आ रहे हो तुम भी बताने, जब हमको पता चल गया तब। ठीक है, ओजोन परत एवं उसका क्षय, ठीक है, सब कुछ यही बता रहे थे कि भाई पृथ्वी पर पृथ्वी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर होता है ओजोन लेयर। क्या होता है? कुछ किलोमीटर की दूरी पर होता है ओजोन लेयर। और यह ओजोन लेयर देखते हो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है? छानने का काम करता है। तो तीन किरण होती है, एक अल्ट्रावायलेट बी और एक अल्ट्रावायलेट सी। टोटल तीन किरणें होती हैं। तीन किरणों में जो हाई वाला किरण है डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है, जो हम लोग के लिए जरूरी है। बी वाला किरण वो है कि जिसमें कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, उनको छानने का काम करता है ओजोन लेयर। और सी वाला बहुत खतरनाक होता है, इसको छानने का काम स्ट्रेटोस्फियर करता है। सबको छाने उड़ने का काम किया जाता है ताकि पृथ्वी पर डायरेक्ट ये अल्ट्रावायलेट किरणें न पड़े और हम शुद्ध प्रकाश ले सकें। तो उसी के बारे में करा है, पृथ्वी की सतह पर कुछ किलोमीटर ऊपर ओजोन अर्थात O3 गैस की एक परत पाई जाती है जो पृथ्वी पर खतरनाक परागैनिक किरणों को आने से रोकती हैं। ठीक है, इसका निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है तथा इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। वह कौन हो सकता है? एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, और वाहन से निकलने वाले धुआं। मैंने सारे बात बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पृथ्वी से निकलने वाले सारे पोल्यूशन है ऊपर जाकर ओजोन परत को क्षय कर देते हैं, जिस नाते ऊपर से भी पराबैंगनी किरण नीचे आने लगती है, जिससे हमारा सारा चीजें क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है व्यवस्था। ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर कि देखो आखिर ओजोन लेयर कैसे बनता है। तो मैंने कहा है कि सबसे पहले O2 पर जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरण पड़ता है O और O के रूप में टूट जाता है, नवजात ऑक्सीजन के रूप में टूट जाएगा। नवजात ऑक्सीजन के रूप में टूट गया तो एक ऑक्सीजन फिर O2 से क्रिया करके बना लेता है O3। हमारा ओजोन लेयर बन गया, अब छानने का काम शुरू कर देगा। अब यहाँ से कुछ पराबैंगनी किरणों से क्या होती है? हानियां होती है। कौन कौन सी हानियां होती है इसके बारे में देख लो। तो सबसे पहला कह रहा है त्वचा का कैंसर तथा त्वचा का अन्य विकार। अगर सीधे त्वचा पर पड़ेगा तो उल्टा पुल्टा ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा उल्टा पुल्टा, तो शरीर में उल्टा पुल्टा ग्रोथ होना ही कैंसर का रूप बोला जाता है उसे। ठीक है, और नेत्रों के कॉर्निया को अपारदर्शी कर देता है। जो कॉर्निया हमारी होती है ना, उजर की आँखें देख रहे हो ना, तो जो क्या होता है पारदर्शी होती है, उनको अपारदर्शी कर देता है, आर पार दिखाइए नहीं देगा तो अंधे हो जाएगा। ठीक है, जिससे अंधापन उत्पन्न हो जाता है। जीनी विकार, जीनी विकार का मतलब ये होता है जी कि मान लो हमारा पूरा क्या है? शरीर है। शरीर किससे मिलकर बना होता है? अंग से। अंग किससे मिलते हैं? ऊतक से। ऊतक किससे मिलते हैं? कोशिका से। और कोशिका किससे मिलता है? केंद्रक से। केंद्रक में क्या होता है? जीन होते हैं। सोचो क्या होते हैं? जीन। अब इतना लंबा कह दो कि पाइपिया लगा दी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कहने का मतलब ही है कि पराबैंगनी किरण पड़ती है तो हमारे जीनों में हो जाती है हेरा फेरी। आज जब जीनों में होगी हेरा फेरी तो जो हम नॉर्मल है, हमारा आने वाला बच्चा नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, मान लो हम लोग सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमारे ऊपर पराबैंगनी किरण पड़ गया और हमारे जीन को इफेक्टेड कर दिया, तो हमारा आने वाला बच्चे में कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी।
लुल्ला रहेगा या तो कुछ और टेढ़ रहेगा, मुंह टेढ़ रहेगा, कुछ न कुछ उसके अंदर क्या रहेगा, टेढ़ रहेगा। जापान के ऊपर अभी भी आपको पता है परमाणु हमला हुआ था, तो वो लोग बच गए थे कुछ लोग वहाँ पर, तो सोचे थे कि चलो हम बच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो लोग कहा जानेंगे कि उसके गैस की वजह से उसके जो अंदर जीन है, जीन में अफेक्टेड हो गया है, जीन में बदलाव आ गया है। उनके जो आने वाले पीढ़ी, कोई लुल्ला निकलता है, कोई हेयर फेंका रहता है, कोई हेयर फेंका रहता है, कोई मुँह टेढ़, किसी का नकिया टेढ़, सब कुछ कुछ न कुछ क्या रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और साथ साथ में जलीय शाखा श्रृंखला विचलित, और जो मान लो ऊपर से अगर सनलाइट आके पड़ गया तो जल में रहने वाले जो एक दूसरे के ऊपर जीव है उनका शाखा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। वर्षा का पैटर्न में परिवर्तन, मई जून में आप इंतजार करते हो ढेर वर्षा होगा, मई जून में पता चलेगा ठंडी पड़ जाएगी, मई जून में पता चलेगा कि खूब तापमान बढ़ जाएगा, बारिश समय नहीं होगी। तो वर्षा के पैटर्न में अपने आप क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो यही सब इसका क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। आखिरी चीज क्या है, कचरा प्रबंधन। अच्छा ही बताओ, जो अपशिष्ट चीजें होती है, जो निकलती है अपशिष्ट चीजें, उसका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। तो जो मान लो जो जैव निम्नीकृत है वो तो मिट्टी में अपघटित हो जाती है, लेकिन जो अजैव निम्नीकृत है वो तो अपघटित नहीं होती है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको फिर से बना दिया जाए। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, जनसंख्या बढ़ने के साथ अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। सबको पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपशिष्ट भी बढ़ती जा रही है। अतः कचरे को बढ़ाने से रोकने के लिए हमें निम्न प्रबंधन करना चाहिए। तो इसीलिए कचरे से बढ़ने के लिए हमें बहुत प्रबंधन करना चाहिए। पहला, एक, जैव अपघटित होने वाले कचरे को गड्ढे में दबा देना चाहिए। जो तुम्हारा जैव अपघटित है ना, जो हो जाता है, उस खौन के मिट्टी में गाड़ के तोप दोगे तो और अच्छा रहेगा। ऊपर आप फेंक दोगे झूठा भिन भिन मच्छी मक्खर दुनिया भर के करेंगे, दिक्कत होगा। इसीलिए इंसानों के लिए लैट्रिन बना दिया गया है, ताकि डिब्बा में लोग भेजें। लेकिन आज भी लोग डब्बा लेके बाहर निकल जाते हैं, कुछ मूर्ख लोग ऐसा होते हैं। ठीक है, भारत सरकार कहती है कि ये कदम स्वच्छता की ओर, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, लेकिन लोग जमीनी पर सोच कर दे रहे हैं, जमीनी पर शौचालय बना दे रहे हैं। ठीक है, तो हंसने वाली बात नहीं, एक सोचने वाली बात है ये। ठीक है, तो देखो दूसरा क्या है, पॉलीथीन के प्रयोग के स्थान पर कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए। ये बताओ, जो पॉलीथीन होती है, जो झिल्ली होती है, इतनी जल्दी वो अपघटित नहीं होती है, तो भाई पॉलीथीन के स्थान पर क्या कपड़े का थैला नहीं उपयोग हो सकता है, हो तो सकता है ना। कपड़ा अपघटित हो सकता है लेकिन समय लगेगा उसको अपघटित होने में। ठीक है, और प्लास्टिक के प्लास्टिक के सामान का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अभी रोक लगा था प्लास्टिक का उपयोग पर, लेकिन कहाँ सब नियम लागू है। हाँ, हाँ, दुकानी पर लगा लेने की फैक्ट्री पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक तरफ से हमें बुर्बक ही बनाया जाता है। दारू दारू देखा जाएगा पीते हुए तो तुमको मारा जाएगा, रोडे पी ही किया जाएगा, लेकिन दारू बेचे जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो सरकार को अपना ब्यौरा भी चलाना है, अपने अपना धंधा भी चलाना है, और लोगों को बुर्बक भी बनाना है। ये बिहार में दारू बंद है लेकिन घरे घरे दारू मिलता है। कागजाती दुनिया में खाली बिहारू बंद है, मुहर लगाया गया है। ठीक है, खाली लिखित दुनिया में कि दारू बंद है लेकिन घरे घरे दारू मिलता है वहाँ। ऑर्डर कर दो जैसे नहीं चला आता है लेके, उस तरीके से लोग छतिया ठोक के बोलते हैं तुम ऑर्डर करो अब मैं दारू मंगा दूंगा, ऐसे कह देते हैं लोग। ठीक है, तो दिखावे में दुनिया बहुत आ गया, जो दिखावे में चलता है वो बिक जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग तो इंसान है, बड़े बड़े लोग दिखावे करते हैं, बड़े बड़े लोग दिखावा करेंगे तो उनका काम चल जाएगा, हम लोग दिखावा करेंगे बह जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, आगे, जैव अपघटित न होने वाले सामान को रिसाइकल के लिए देना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जो अपघटित न हो सकता है उसको हमें रिसाइकल के लिए पुनः क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, ताकि फिर वो रिसाइकल को देखोगे। प्लास्टिक वाला आता है कभी कभी, प्लास्टिक नहीं, पापड़ बेचने वाला आता है गंगा घरवा में, तो प्लास्टिक बेचता, कहता है प्लास्टिक लाओ है पापड़ ले जाओ।
होता है ना जी, शीशा लेने आता है, तो वो रिसाइकल ही किया जाता है कि आप उसे अपशिष्ट समझ के अपशिष्ट समझ के फेंक दोगे, वह आपके लिए पॉल्यूशन बन जाएगा, यानी गलेगा नहीं या घटित नहीं होगा। तो इससे अच्छा आप दो, उसका रिसाइकल करके फिर कुछ नया चीज़ उससे बना दी जाएगी। ठीक है, तो हमें इन इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो आज हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि दुर्भाग्य था माइक चालू नहीं हुआ था। आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा हूँ, इसके बारे में भी पढ़ा दिया हूँ आज। ठीक है, स्क्रीन शॉट्स लेके नोट वोट कर लोगे इसके बारे में, खाद्य जाल या आहार जाल क्या होता है। ठीक है, देख सकते हो किस तरीके से आहार जाल बनाए हुए हैं यहाँ पर। इसमें इसमें कुछ अंतर होता है ये भी बताया गया है। ठीक है, और ये तो हम कल बता ही दिए थे। तो आज लगभग हमें लगता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। ठीक है, कहा था कि सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा, सारा चैप्टर पढ़ा भी दिए, ख़त्म भी किए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के हिसाब से सारा चीज़ ख़त्म हो गया। अब आप लोगों का काम है आप किस तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, तैयारी कराएंगे अभी हम, घबराइए मत। हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, ठीक है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, तैयारी कराएंगे, और आपसे 7 से 8 सेट का प्रैक्टिस कराएंगे। कोई एक सेट एग्जाम में जाके लड़ जाएगा, नहीं 7 तो 10 10 सेट प्रैक्टिस कराएंगे। बस तुम लोग हमारे साथ बने रहना। ठीक है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का सारा पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया। फिजिक्स का लगभग शिवा सर हमें लगता है ख़त्म ही कर दिए होंगे, ख़त्म होगा। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए बने रहो। बहुत जल्द आपको मैं बताऊंगा कि 100 MCQ लेके आ रहा हूँ पूरे केमिस्ट्री से, 100 MCQ लेके आऊँगा पूरे बायोलॉजी से, और 100 MCQ रहेगी फिजिक्स से। पहले इसका करा दूँ, फिर उसके बाद प्रश्न करा दूँ, फिर तब जाके प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मजा आएगा। ठीक है, हैं? नहीं ऑनलाइन है, इसी तरीके से रहेगा जो ये चल रहा है, बताऊंगा आपको, सूचित कर दिया जाएगा कि ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सारा PDF आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही रोचक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।